कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को जी, बढ़ाने के लिए जी। आज हमारे साथ मेरे देख रहे हैं महिपाल सर हैं, जो खास एक एनजीओ चलाते हैं। बच्चों के लिए विज्ञान का जो लैब है वो एक वैन के माध्यम से, जो है बसेस के माध्यम से बच्चों के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं। तो निश्चित तौर पे विज्ञान का ये सुंदर सेवा जो है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और पिछले कुछ समय से इसे कर रहे हैं। तो उसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग महिपाल सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है महिपाल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। सर, हमारी एक सोसाइटी है SPSTI, जी। जिसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अरे वाह। फ्रॉम पंचकुला। जैसे कि नाम से ही सर पता लग रहा है कि हम साइंस की प्रमोशन के लिए ये काम करते हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो श्री धर्मवीर जी हैं, जो रिटायर्ड IAS हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। अरे वाह। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। 2015 में रिटायरमेंट के बाद वो इस काम को फुल डे करते हैं, इसी कार्य को। और उनके साथ उनकी मिसेज हैं प्रोफेसर के धर्मवीर जी, वो भी उनका पूरा साथ इस NGO को चलाने के लिए दे रही हैं। टोटल मेंबर की मैं बात करूं तो इस NGO में 100 से ज़्यादा मेंबर हैं सर, जिसमें लगभग 35-40 IAS हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ वाइस चांसलर हैं और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं इस NGO का हिस्सा है जी। NGO 2009 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ था और तब से ये लगातार जो है साइंस के प्रमोशन के लिए कार्य कर रहा है। बिल्कुल। महिपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से ये साइंस को प्रमोट करने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए काम कर रहा है ये NGO। तो निश्चित तौर पे आप कितने समय से जुड़े हैं और कौन कौन से ऐसे मुख्य इवेंट, ऐसे रेगुलर आप करते ही रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ यादें जुड़ी रहती हैं, कोई इवेंट करते हैं हम लोग तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये इस तरह की और चीज़ें करनी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस शेयर। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि कब से मैं जुड़ा हूँ, मैं इस संस्था के साथ सर 2010 में जुड़ा था। अच्छा। और उस समय का जो इवेंट था वो हमारा एक समर स्कूल था। गर्मियों में जो समर स्कूल आपने सुने होंगे। बिल्कुल। तो इन दिनों इस सोसाइटी ने लड़कियों के लिए समर स्कूल चलाए थे जो रेजिडेंस बेस होते हैं। मतलब हमने गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों को हम लेते थे इसमें और वो रहती हमारे पास ही थी। अच्छा, जो ड्रॉप आउट हुए या नहीं पहुंच पाए वो आपके पास आती है और वो रहते जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के खासकर जो कोचिंग नहीं ले सकते थे हायर जगह अच्छा, सेंटर पे, तो उन बच्चियों को हम सेलेक्ट करते थे और उनको 1 महीना अपने पास रखते थे। और उनको हम पढ़ाने के लिए काफ़ी क्वालिफाइड और काफ़ी हाईली एकेडमी बुलाते थे, पढ़ाने के लिए टीचर बुलाते थे। और बड़ा हमारा अच्छा रोल मॉडल मुझे सर का लगा कि किसी ने सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्चियां हैं स्पेशली, तो 3-4 साल लगातार हमने लड़कियों के लिए ये चलाया समर स्कूल। फिर बाद में हमें पेरेंट्स का फीडबैक मिला, टीचर्स का मिला कि लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए, आप खाली लड़कियों के लिए यह काम कर रहे हैं। तो फिर सर हमने 2015 से इसको फिर हमने लड़कों के लिए भी चलाया। लेकिन उसमें थोड़ा चेंज हुआ। उसमें चेंज ये हुआ कि हमने इसको फिर रेजिडेंशियल ना बनाकर डे बोर्डिंग रखा। अच्छा। क्योंकि इतने बच्चों को रात को रखना आपसे समझते हैं कि चैलेंज होता है थोड़ा। तो बच्चे दिन में, लड़के और लड़कियां दोनों फिर दिन में आते हैं स्कूल में। वो थोड़ा और भी चेंज किया हमने। पहले टीचर आते थे लेकिन हमने देखा कि टीचर और बच्चे में एक एज गैप होता है। और कुछ टीचर के आप सम्मान लगा लो या टीचर का डर लगा लो एक बच्चे के मन में, तो कुछ बातें बच्चा उससे पूछ नहीं पाता। जैसे हमारे साथ भी होता था, टीचर जब पूछता था कि आपको समझ में आ गया, तो हम बोल देते थे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो फिर हमने जो IIT के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे IIT कानपुर है, IIT बॉम्बे है, IISER मोहाली है, हमने इनको अप्रोच किया, इनके डायरेक्टर्स को अप्रोच किया और इनके बच्चों को हमने, जो इनके सीनियर बच्चे थे, इनके बच्चों को हमने पढ़ने के लिए बुलाया और उनका पूरा रहना, खाना, आना जाना प्लस हम उनको कुछ एक ऑनरेरियम भी पे करते थे। वो मॉडल हमारा बहुत अच्छा चला। उसमें बच्चों को हेल्प क्या मिली सर कि वो लंबे समय तक उन बच्चों से जुड़े, उनके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो अब क्लियर होने लगे। और बीच में जो हम और भी स्पीकर्स को, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गया या कैरियर गाइडेंस के लिए हम अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि वो 10th के बाद क्या करें, +2 के बाद क्या करें। ये बड़ा एक चैलेंज होता है क्योंकि आमतौर पर माँ बाप को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो बच्चे को गाइड कर सकें, लेकिन वो बच्चों को इससे काफ़ी मदद मिलती थी। बिल्कुल। चलिए महिपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है ही है। और इसके साथ में माता पिता को भी आइडिया आ जाता है कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे एक दिशा निर्देशन दें, कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं। ये भी एक अच्छी बात है। तो इन फ्यूचर किस तरह के काम और हो सकते हैं इसके माध्यम से?
इन फ्यूचर की हम बात करें सर, एक हमारे के साथ साथ एक और हमारा मॉडल चलता है, वो है हमारे पास मोबाइल साइंस लेबोरेटरी, सर्कस ऑफ साइंस, विज्ञान का जंतर मंतर। अच्छा। ये हम करनाल से हमने इसको स्टार्ट किया था 2016 में। हाँ। और ये बच्चों के पास मोबाइल साइंस लेबोरेटरी, यानी कि ये लैब है साइंस की, जो बच्चों तक खुद चल के जाती है। इस लैब के अंदर हमारे पास 8th क्लास से लेकर +2 तक के सभी प्रैक्टिकल मॉडल हैं साइंस के। हम स्कूल टू स्कूल जाते हैं, इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार भी मदद करती है। उनके डीओ से हमारी मीटिंग होती है कि स्कूल में कब जाना है, पूरा रूट प्लान बनता है। और फिर हमारी ये लैब जो है बच्चों तक जाती है, और बच्चों को अलग अलग, जैसे फिजिक्स के बच्चे हैं उनके लिए अलग सेशन चलता है, केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए अलग सेशन चलता है, बायोलॉजी का है, मैथ का है, और एक हमारा चलता है सर ऑडियो विजुअल सेशन, जिसमें हम प्रोजेक्टर पर बच्चों को कुछ मोटिवेटेड फिल्में दिखाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो बड़ा अच्छा वो सेशन हमारा रहता है। और बच्चे, क्योंकि हमारा मानना है सर कि अगर आप साइंस को थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो साइंस आपको आसान लगती है, क्योंकि साइंस की जो थ्योरी है वो काफ़ी मुश्किल है, बच्चे डरते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूँ तो साइंस को लेना नहीं चाहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सभी साइंस के इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसको पढ़ना उसको सीखना नहीं चाहते। हम पंखे के नीचे बैठना चाहते हैं, हम लाइट की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को चलाना चाहते हैं, हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को, हम चारों तरफ जो है साइंस से घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम साइंस को पढ़ना नहीं चाहते। ये साइंस के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जब हम ये क्लास, हमारा जो सेशन स्कूल्स में जब खत्म होता है, उसके बाद जब बच्चों की हम क्यूरियोसिटी देखते हैं, बच्चों का जो उत्साह, तो बच्चों बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं कि सर हमें बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल का दूसरा फायदा सर ये भी रहता है कि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने एग्जाम में लिखा, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था। लेकिन साइंस का हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमें पूरी लाइफ जो है हमें याद रह जाता है कि काम हमने कैसे किया था। तो ये हमारा एक मॉडल है बड़ा अच्छा, जो सक्सेसफुल मॉडल है हमारा, और 2016 से हमने इसको स्टार्ट किया था, अभी कंटिन्यू चल रहा है। चलिए महिपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और किस तरह से आप काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, ये भी आपने बताया। चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सर? मैसेज सर मेरा यही है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी है, कि हम तो क्योंकि साइंस में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे जो विषय हैं वो बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर साइंस जो बच्चा पढ़ता है वो अन्य अगर किसी और विषय से भी इन फ्यूचर में कोई तैयारी करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे विषय की हम बात करें, मान लो हम आर्ट की बात करें, मैं यहाँ पे उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, उसमें भी अलग अलग फील्ड हैं कामयाबी के। लेकिन एक आर्ट का बच्चा अगर चाहे लाइफ में 2-4 साल बाद कि मैं साइंस में चला जाऊँ तो नहीं जा पाएगा, लेकिन साइंस का बच्चा कभी भी आर्ट में स्विच कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और साइंस को प्रैक्टिकली समझें। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा जाते जाते, कि आपने सुना होगा सर कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो स्कूल में हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि स्कूल की घंटी, कि जब हम स्कूल की घंटी के ऊपर हथौड़ा या कोई ठोस चीज़ मारते हैं तो उसमें से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। हमने देखा कि हम उसी उदाहरण के ऊपर खड़े रहे। हमने ये नहीं कहा बच्चे को कि जब माता पिता या आपकी माता रसोई में काम कर रही है, बर्तन गिर जाता है, वो भी आवाज़ करता है, तो हमें वो बताना चाहिए था उस समय। अगर हमें बताया जाता तो हमें याद रहता कि ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, कि जब भी वाइब्रेशन होगी, जब भी कंपन पैदा होगी तो ध्वनि की आवाज़ आएगी। तो कुछ ऐसे डेली लाइफ के उदाहरण देना बच्चों को बहुत जरूरी है। महिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपने दिल की बात और ख़ास अपने कार्य के बारे में आपने शेयरिंग किया। और मुझे लगता है कि जो साइंस के विद्यार्थियों के लिए आप काम करें, यानी जो भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें विज्ञान से थोड़ा सा वो लगता है कि भाई कैसे पढ़े इसको, तो उन सभी के लिए आप आसान तरीका प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं विज्ञान का, जिससे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे फिर आगे चल के इसमें रुचि लेके पढ़ते भी हैं और अच्छा काम भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक लक्ष्य लेकर आप काम कर रहे हैं, करते रहें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।